कॉस्मोलॉजी एक ऐसा साइंस का ब्रांच जो आज भी एक पहेली की तरह है, सबसे विचित्र, अनोखा और गजब, जहाँ कुछ भी मुमकिन है। यूनिवर्स जिसके बारे में हम जितना जानते हैं उतना ही ये हमें अनोखा लगता है। इसका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, आज तक एक मिस्ट्री है। आइए आज हम इस यूनिवर्स के बारे में कुछ रोचक और अजीबोगरीब चीज़ें जानते हैं। टॉप 10 weirdest theories in the universe। नंबर 1, क्लैशिंग ब्रेन्स। इसके अनुसार ऐसा हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड कोई मेम्ब्रेन या कोई झिल्ली या गोले के आकार में बसा है जो अपने से बड़े डायमेंशनल स्पेस में है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे कि हमारे यूनिवर्स में हर जगह तारे हैं, हर जगह। आप अगर थोड़ी देर के लिए उनमें से एक तारे को हमारा ब्रह्मांड मान ले और इस यूनिवर्स को हायर डायमेंशन, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक मेम्ब्रेन में फ्लोट होते रहता है हायर डायमेंशंस में, और ऐसे हजारों लाखों गोले हैं। आप इस पिक्चर के माध्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं। और ये मेम्ब्रेन एक दूसरे से लगातार बार बार स्मैश होते हैं, यानी टकराते हैं, जिससे ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप डायमेंशंस के बारे में नहीं जानते तो बता दो कि स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार 11 डायमेंशंस है। हर डायमेंशन में ऑब्जेक्ट अपने से नीचे के डायमेंशन में देख सकते हैं पर अपने से बड़े डायमेंशन में नहीं देख सकते। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि एक डॉट 0 डायमेंशनल है। जब हम दो डॉट को मिलाते हैं तो एक लाइन बनता है जो एक्चुअल में 1 डायमेंशनल है, जिसमें केवल आगे या पीछे जाया जा सकता है। जब लाइंस को ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाते हैं तो वो 2 डायमेंशनल बन जाता है, यानी उसके आगे पीछे के साथ दाएं बाएं भी जाया जा सकता है। और जब 2 डायमेंशनल में डेप्थ या हाइट आता है तो ये 3 डायमेंशनल बन जाता है, जिसमें आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं और हर दिशाओं में जा सकते हैं। और हम इंसान 3 डायमेंशनल में रहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, हम अपने से नीचे वाले डायमेंशन को देख सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम लाइन, डॉट, रेक्टेंगल जो हमसे नीचे डायमेंशन है उसे देख सकते हैं, पर हम अपने से ऊपर वाले डायमेंशन जैसे 4 डायमेंशन या उसके ऊपर देख नहीं सकते। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि भगवान या भूत या मरने के बाद जो हमारी आत्मा है वो हायर डायमेंशन में चली जाती है, और जिसके कारण वो हमें देख सकते हैं पर हम उन्हें नहीं देख सकते। क्योंकि जिस प्रकार एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट सिर्फ आगे पीछे देख सकता है, तो अगर हम उसके पास जाए तो वो हमारी छाया को ही देख पाएगा, क्योंकि हमारी छाया 2 डायमेंशनल है। क्योंकि उसके डायमेंशन में हाइट नहीं होती तो वो हमें नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो आगे पीछे दाएं बाएं तो देख सकता है पर ऊपर नीचे नहीं देख सकता। तो ऐसे में अगर हम उसके दुनिया में कुछ सामान मूव करते हैं तो उसे तो यही लगेगा ना कि कोई अदृश्य शक्ति या कोई भूत उसे मूव कर रहा है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 4 डायमेंशनल में ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा चीज हो सकती है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार 4 डायमेंशन में टाइम वो एलिमेंट हो सकता है। उनके अनुसार 4 डायमेंशन के लिए टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती। वो जब चाहे अपना रूप बदल सकते हैं। कहने का मतलब वो जब चाहे बूढ़े से जवान या बच्चा से बूढ़ा या बूढ़े से बच्चा हो सकते हैं। उनके लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा माना जाता है कि 5th डायमेंशन वाले एक समय पर कई जगह पर प्रकट हो सकते हैं और एक ही साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसीलिए तो वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि हो सकता है भगवान या भूत जैसी कोई चीज हो जो इन्हीं डायमेंशंस में एग्जिस्ट कर सकती है या कर रही होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डायमेंशंस क्या होते हैं और कितने डायमेंशंस हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसी चीज है जो इन सारे डायमेंशंस में जा सकती है। तो हाँ, ग्रेविटी के पार्टिकल्स जिन्हें क्वांटम फिजिक्स में माना जाता है कि ग्रेविटॉन्स हैं, वो हर डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हैं और हम इनके जरिए अपने से बड़े डायमेंशन में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। भले ही हम बड़े डायमेंशन में जा तो नहीं सकते पर उनसे कम्युनिकेट जरूर कर सकते हैं इन ग्रेविटॉन्स के जरिए, जिसे इंटरस्टेलर मूवी में आप अच्छे से देख सकते हैं। अब लौट आते हैं अपनी टॉपिक पर, जिन मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे थे जो बड़े डायमेंशनल में फ्लोट होते रहते हैं स्टार्स की तरह। बिग बैंग थ्योरी की तरह हमेशा एक्सप्लोड होते हैं जब ये एक दूसरे से स्मैश करते हैं और नए ब्रह्मांड की रचना होती है, जिससे यह कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड इमोर्टल है। हमेशा नए ब्रह्मांड बनते रहते हैं इन मेम्ब्रेन के टकराने से और ब्रह्मांड नष्ट होते रहते हैं। नील्स डिग्राफ जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके में काम करते हैं और पॉल स्टैंडहार्ट जैसे वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च भी किया था और पता लगाया था कि बिग बैंग कितना भयंकर तरह से स्पार्कल्ड हुआ था, बड़े हिंसक रूप से, जिससे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। थ्योरी नंबर 2, इवॉल्विंग यूनिवर्सेस। दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि ब्लैक होल एक ऐसा धातु है जहाँ से कोई भी चीज़ एस्केप नहीं कर सकता। यहाँ तक कि लाइट भी ब्लैक होल से एस्केप नहीं कर सकता। तो जो ब्लैक होल जितने भी मैटर को अपने अंदर खींचता है
वो सभी सेंटर ऑफ ब्लैक होल में जाते हैं और वहाँ पे वो कॉम्प्रेस हो जाते हैं। पर जैसा कि आपको पता है हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, तो जब जो मैटर है वो अपने एक्सट्रीम डेंसिटी में कॉम्प्रेस हो जाता है एट द सेंटर ऑफ ब्लैक होल, तो वो गामा रेडिएशंस के फॉर्म में बाउंस बैक करता है, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे बेबी यूनिवर्सेस फॉर्म होते हैं। और फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग जो नए यूनिवर्सेस बनते हैं, बेबी यूनिवर्सेस, गामा रेडिएशन से, वो अपने पेरेंट यूनिवर्सेस से स्लाइटली डिफर करते हैं, जिसके कारण हमारा यूनिवर्स आज बहुत ज़्यादा इवॉल्व है। ऐसा हमें एक साइंटिस्ट जिनका नाम है ली स्मॉलिन, जो पेरीमीटर इंस्टीट्यूट इन वाटरलू, जो कि कनाडा का एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ काम करते हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जिस गैलेक्सी में जितना ज़्यादा ब्लैक होल होगा, वो गैलेक्सी का यूनिवर्स उतना ही ज़्यादा इवॉल्व करेगा विथ लॉट ऑफ डोमिनेंस एंड उतना ही ज़्यादा मल्टीवर्स बनेंगे। और ये अनएंडिंग प्रोसेस है, हमेशा नए नए यूनिवर्सेस बनते रहते हैं और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। थ्योरी नंबर 3, सुपर फ्लूइड स्पेस टाइम। ये जो थ्योरी है ये सबसे नया और आउटस्टैंडिंग कॉस्मोलॉजी थ्योरी है। इसके अनुसार स्पेस टाइम जो है वो एक्चुअली में एक सुपर फ्लूइड सब्सटेंस है जो हमेशा फ्लो करते रहता है विथ जीरो फ्रिक्शन। और अगर हम इस बात को सच माने तो यूनिवर्स तो हमेशा रोटेट होते रहता है। तो अगर यूनिवर्स रोटेट होता है तो जैसे पानी में जब पानी रोटेट होता है तो भवंडर बनता है, उसी प्रकार सुपर फ्लूइड स्पेस टाइम जब स्कैटर होता है तो भवंडर बनते हैं। और अगर फिजिसिस्ट की बात माने, जैसे पावेल माजुर जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना और जॉर्ज कैप्लिन में काम किए हैं, उनके अनुसार जो ये भवंडर बनते हैं यही गैलेक्सी का आकार लेकर नए नए यूनिवर्सेस बनाते हैं। जैसे कि आप जानते भी होंगे, अगर आपने किसी गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया है, सारे गैलेक्सीज अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक ना एक भवंडर के फॉर्म में रहता है। अगर ध्यान से देखें तो वो वर्टिसेस के फॉर्म में रहता है, भवंडर चक्रवर्ती तूफान के फॉर्म में, जैसे साइक्लोन होता है उसी के जैसा। तो इसके अनुसार ये माना जाता है कि जो स्पेस टाइम है वो एक्चुअली में सुपर फ्लूइड सब्सटेंस है, जो फ्लूइड के रोटेट होने के चलते गैलेक्सीज फॉर्म होती है। और जो ये साइंटिस्ट थे माजुर, चैपलिन माजुर, इन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि जो यूनिवर्स है वो जब बॉर्न हुआ था तो वो बॉर्न हुआ था जब स्टार कोलैप्स हुए थे। जब 2 स्टार कोलैप्स हुए थे तो जो स्टार्स का जो बॉडी था, स्टेलर मैटर, वो है ना, वो सुपर फ्लूइड स्पेस टाइम में मिक्स होके डार्क एनर्जी बना था, जिसके कारण आप जानते हो कि डार्क एनर्जी क्या है, जो हमारे यूनिवर्सेस को होल्ड कर रखा है आज तक ग्लू की तरह। वही है वो चीज जो यूनिवर्सेस को अब तक होल्ड कर रखा है ग्लू की तरह। और जिसके कारण रिपल्सिव फोर्स भी बना था। जब दोनों स्टार टकराए थे तो रिपल्सिव फोर्स भी बना था, जिसके कारण हमारा यूनिवर्स आज लगातार एक्सपैंड होते जा रहा है। थ्योरी नंबर 4, गोल्डीलॉक्स यूनिवर्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, हम जिस धरती पर रहते हैं, वो लाइफ के लिए इतना एक्यूरेट, इतना जस्ट राइट है कैसे? एक्यूरेट टेम्परेचर, एक्यूरेट वाटर, एक्यूरेट प्लेस, सन से करेक्ट डिस्टेंस, ये सब कुछ इतना परफेक्टली है कैसे? इसका मतलब इसे किसी ने तो बनाया ही होगा इतना एक्यूरेटली, तभी तो यहाँ लाइफ एग्जिस्ट है। अगर जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका जो कांस्टेंट वैल्यू अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता, ऊपर या नीचे जो कम या ज़्यादा होता, तो ये यूनिवर्स जो है सिर्फ एक पलक झपकाने में ही ख़त्म हो जाता। पर ये सब इतना कॉन्स्टेंटली परफेक्टली बैलेंस्ड है, तो कैसे है? तो इसका जवाब एक ही है। वैसे जवाब तो बहुत है, पर इसका एक सटीक जवाब है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एंट्रोपिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अगर आप एंट्रोपिक प्रिंसिपल के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो एंट्रोपिक प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हम ऑब्जर्वर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। हम इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है इस तरीके से कि हम इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये खुद में ही एक पैराडॉक्स है, पर ये जो एंट्रोपिक प्रिंसिपल है ये बहुत सारे वैज्ञानिक इसको गलत मानते हैं, क्योंकि इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। टेस्ट के बेसिस पे हम प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो एक और बार बता देता हूँ। एंट्रोपिक प्रिंसिपल के मुताबिक हम ऑब्जर्वर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है इस तरीके से जहाँ लाइफ एग्जिस्ट हो सके। थ्योरी नंबर 5, ग्रेविटी रीचेस आउट। दोस्तों, आपने डार्क मैटर के बारे में तो सुना ही होगा। डार्क मैटर ही वो चीज़ है, वो स्टफ है जो पूरे यूनिवर्स को जोड़ कर रखा है, सारे गैलेक्सीज ब्लू की तरह सारे गैलेक्सीज को, यूनिवर्सेस को एक दूसरे से जुड़ कर रखा है, और वैज्ञानिक आज तक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये भी तो हो सकता है कि डार्क मैटर बस एक भ्रमित करने वाला नाम हो जो है ऑड बिहेवियर ऑफ ग्रेविटी के लिए,
मतलब ग्रेविटी हो सकता है अलग अलग टाइप्स के हो, उनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी हो वही एक्चुअली में पूरे यूनिवर्स और गैलेक्सीज को एकजुट यूनिटी की तरह जोड़ कर रखा हो, और हम उसे डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। तो एक थ्योरी है, द थ्योरी कॉल्ड मॉन्ड, MOND। अगर इसका फुल फॉर्म जाने तो इसका फुल फॉर्म है मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनेमिक। इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में MOND बोलते हैं, मॉन्ड। ये थ्योरी सजेस्ट करता है कि ग्रेविटी डज नॉट फेड अवे एज क्विकली एज करेंट थ्योरीज प्रेडिक्ट। यानी कि ग्रेविटी जो है, थ्योरीज अभी करेंटली जो थ्योरीज है ग्रेविटी के ऊपर, जैसे वो सब प्रिडिक्ट करते हैं वैसा एक्चुअल में ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करता। हो सकता है ग्रेविटी अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता हो, और शायद ये सच भी है। तो जो स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी है, हो सकता है वही डार्क मैटर का रोल निभाता हो, यानी वही डार्क मैटर की तरह पूरे ब्रह्मांड को और गैलेक्सीज को होल्ड करता है टुगेदर क्लस्टर्स के फॉर्म में, और जिसके कारण सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, और एकजुट है सभी। थ्योरी नंबर 6, कॉस्मिक घोस्ट। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के 3 सबसे बड़े मिस्ट्रीज को जब सॉल्व करने की कोशिश की गई तो एक बड़ा ही विचित्र रिजल्ट सामने आया। जब फिजिसिस्ट ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इन तीनों को सॉल्व करने की कोशिश की तो उन्होंने एक बड़ा ही स्ट्रेंज सब्सटेंस को पॉप आउट करते हुए पाया। उनके थ्योरी के हिसाब से घोस्ट कंडेंसेट एक ऐसा सब्सटेंस जो उन्होंने पाया कि ये वो सब्सटेंस है जो ग्रेविटी को रिपल्सिव बनाता है। हम ये तो जानते हैं कि ग्रेविटी 2 चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, पर घोस्ट कंडेंसेट के प्रेजेंस से ग्रेविटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के बजाय एक दूसरे को दूर फेंकता है। और आपने ऐसा बिल्कुल सुना है कि हमारा यूनिवर्स जब फॉर्म हुआ था बिग बैंग के चलते, तो बिग बैंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बिग बैंग में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, तो हो सकता है घोस्ट कंडेंसेट ही वो पार्टिकल हो जो बिग बैंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिसके कारण ग्रेविटी रिपल्सिव बन गया था और जिससे बिग बैंग हुआ, और बिग बैंग के चलते सब कुछ एक्सपैंड हो गया और यूनिवर्स हमारा बहुत विशाल हो गया और आज भी एक्सपैंड होते रहता है। और लेटर ऑन ये जो रिपल्सिव ग्रेविटी है ये फर्दर एक्सेलरेट होते होते धीरे धीरे प्रोसेस स्लो हुआ और ये डार्क एनर्जी बना। और डार्क एनर्जी जब ज़्यादा स्लिपरी सब्सटेंसेस जब एक ही साथ टकराए तो नए मैटर का फॉर्म हुआ जिसे हम डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। थ्योरी नंबर 7, इट्स अ स्मॉल यूनिवर्स। दोस्तों, इस थ्योरी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड थ्योरी के बारे में, यानी CMB थ्योरी। तो दोस्तों, स्पेस में आप कभी भी जाओगे या कभी भी मूवीज में या कहीं भी देखे होंगे तो स्पेस में बहुत सारा जगह एम्प्टी है, ब्लैक दिखता है आपको, और वहीं पे प्लैनेट्स, स्टार्स या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी सस्पेंडेड रहता है। पर एक्चुअली में वो कोई वैक्यूम नहीं है और वहाँ हवा तो हो नहीं सकता क्योंकि हवा तो सिर्फ धरती पर है, ऑक्सीजन। तो एक्चुअली में वहाँ पर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड प्रेजेंट है, कॉस्मिक माइक्रोवेव्स प्रेजेंट है वहाँ पे। कॉस्मिक माइक्रोवेव्स एक प्रकार का लाइट है जो सबसे ओल्डेस्ट लाइट है गैलेक्सीज का। कॉस्मिक माइक्रोवेव्स एक प्रकार का लाइट है यानी प्रकाश है जिसके ऊपर सारे प्लैनेट, सेलेस्टियल बॉडी, स्टार्स सब सस्पेंडेड है। तो अगर कोई टेलीस्कोप बना दिया जाए जो पास्ट में देख सकता है तो वो कॉस्मिक माइक्रोवेव के लाइट्स को डिटेक्ट करके पास्ट में देख सकता है। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम अपने पास्ट को CMB के पहले देख सके, यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव सबसे पहला लाइट है इस यूनिवर्स का। उससे पहले बिग बैंग से पहले जो हमारा यूनिवर्स था वो ओपेक था। बिग बैंग के बाद ही कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बना जिसके कारण हमारा यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। तो अगर हम ऐसा माने कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में बहुत सारे बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडी सस्पेंडेड है तो आखिर इनको ये होल्ड कैसे करता है? अगर हम इसको कंसीडर करें तो एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि यूनिवर्स बहुत छोटा हो सकता है। तो अगर पुराने समय की बात की जाए जब यूनिवर्स फॉर्म हो रहा था तो ऐसा माना जाता है कि तब तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बिग बैंग से प्रोड्यूस हो रहा था, तब तो उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि प्लैनेट्स को होल्ड कर सके। तो फिजिसिस्ट ऐसा मानते हैं कि तब एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स बहुत ही छोटा है, इतना छोटा कि वो खुद में ही रैप हो गया था। इट रैप्ड अराउंड इटसेल्फ समहाउ। इस प्रकार की जो यूनिवर्स है अपने अराउंड में रैप हो गया था जिसके कारण सारे सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फ्लोट होते रहते हैं और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के पास होल्ड करने की कैपेसिटी आ गई। यूनिवर्स इस प्रकार अपने अराउंड रैप हो गया था जिससे जो सारे इतने भारी भरकम सेलेस्टियल बॉडी से स्टार्स है उन सबको अपने अंदर फ्लोट कर सके। और आज हम उसी यूनिवर्स को देखते हैं जिसमें सारे सेलेस्टियल बॉडी, स्टार्स, प्लैनेट फ्लोट होते रहते हैं। तो ये एक पॉसिबल
सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि स्मॉल यूनिवर्स किस प्रकार बहुत छोटा है। और अगर हम पुराने सजेशंस की बात करें, ऑडेस्ट सजेशन, तो ऐसा माना जाता है कि हमारा यूनिवर्स फनल शेप्ड में रैप हो गया था। फनल शेप्ड में, फनल यानी फनल तो आप समझते ही होंगे, फनल के शेप्ड में, जिसमें एक एंड बहुत ही नैरो है और दूसरा एंड जो है वो फ्लेयर्ड एंड है, यानी बहुत ही वाइड है, जैसे ट्रम्पेट का एक बेल ऑफ ट्रम्पेट। थ्योरी नंबर 8, फास्ट लाइट। मेरे मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि यूनिवर्स के जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक जैसे कैसे दिखते हैं। ये एक पजल है, क्योंकि वैज्ञानिक आज तक यूनिवर्स के हर कोने कोने तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि ब्लैक होल और सूरज तक कौन पहुंच सकता है भला। अगर हम पुराने समय की बात करें, जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा था बिग बैंग के चलते, तो जब बिग बैंग हो रहा था तब जो एरियाज थे वो तो एक दूसरे से बहुत करीब होंगे, एक दूसरे से बहुत क्लोजर होंगे। तो एक दूसरे से क्लोजर होंगे तो लाइट के लिए पाथ भी क्लियर नहीं होगा और लाइट के पास उतना टाइम भी नहीं रहेगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होके। फिर भी टेम्परेचर और डेंसिटी फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसे? उसको तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना तो टाइम ही नहीं था बिग बैंग के टाइम। सारे प्लैनेट्स क्लोजर थे बहुत, लाइट के पास इतना टाइम नहीं था, फिर भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसे? तो इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि लाइट जो है उस समय बिग बैंग के समय बहुत तेज चल रहा था, बहुत तेजी से चल रहा था, जिसके कारण वो हर कोने कोने में पहुंच सका और जिसके कारण हर जगह पे इक्वल टेम्परेचर, इवन टेम्परेचर एंड इवन डेंसिटी है। पर अगर हम इस बात को कंसिडर करें तो ये तो आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के खिलाफ होगा। इसलिए आज तक ये एक पजल है कि बिग बैंग के समय आखिर टेम्परेचर और डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए कैसे। थ्योरी नंबर 9, स्टेराइल न्यूट्रिनोस। ऐसा माना जाता है कि डार्क मैटर सबसे एल्यूसिव यानी सबसे मायावी पार्टिकल से बना है, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एल्यूसिव पार्टिकल्स यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है ये इमेजिनेशन के बाहर है, ऑर्डिनरी मैटर से बहुत अलग, जो कि आपको सोच के परे है, और इनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट है इन कंपेयर विद अदर मैटर्स। तो वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि डार्क मैटर सबसे एल्यूसिव पार्टिकल्स से बना है, जो इंसानों को सोच के परे है, और इन एल्यूसिव पार्टिकल्स को साइंटिस्ट ने नाम दिया है स्टेराइल न्यूट्रिनोस। स्टेराइल न्यूट्रिनोस एक हाइपोथेटिकल हैवियर कजिन है ऑर्डिनरी न्यूट्रिनोस का, यानी ऑर्डिनरी न्यूट्रिनोस का ये एक टाइप है जो कि इन कंपैरिजन वेरी हैवियर है ऑर्डिनरी न्यूट्रिनोस, और ये अदर मैटर्स जो नॉर्मल मैटर्स है जो अपने आसपास हम देखते हैं उनसे सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के जरिए ही इंटरैक्ट कर सकता है, जिसके कारण हम ह्यूमन्स के लिए या कोई भी मशीन्स के लिए इसे डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी सबसे वीकेस्ट फोर्स है, जैसा कि आप जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर इस स्टेराइल न्यूट्रिनोस के पास राइट प्रॉपर्टीज और एक्यूरेट कंडीशंस में अगर ये प्रेजेंट हो, ताकि ये इनको एनफ टाइम मिले वार्म होने के लिए यानी नरम होने के लिए, तो ये नरम डार्क मैटर बन सकते हैं, जो कि कुछ स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं और एक दूसरे से टकरा कर एक बहुत बड़ा डार्क मैटर का क्लम्स बन सकते हैं, जैसा रिसेंट ऑब्जर्वेशन से पता चला है। ये भी हो सकता है कि स्टेराइल न्यूट्रिनोस ही वो एल्यूसिव पार्टिकल है जो स्टार्स और ब्लैक होल्स को फॉर्म होने में मदद किया था जब बिग बैंग के समय अर्ली यूनिवर्स फॉर्म हो रहा था। थ्योरी नंबर 10, जो कि मेरा फेवरेट थ्योरी है। आई नो आपको भी बिलीव करना मुश्किल होगा, मैं भी पहली बार यही सोच रहा था, पर लोगों की सोच को क्या कह सकते हैं, वो तो अनंत है, कुछ भी सोचते हैं लोग, शायद वो सच भी हो, कौन जानता है। एक फिलोसोफर है जिनका नाम है निक बोस्ट्रॉम, वो कहते हैं कि हो सकता है हमारा यूनिवर्स रियल ही ना हो। उनके मुताबिक हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। आपने जैसे गेम तो खेला होगा पबजी उबजी, वैसे ही उनके मुताबिक हमारा दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, और हमारा जो सोच है वो भी कंप्यूटर का मेमोरी में ऑलरेडी फिक्स है, उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। हम जैसा सोचेंगे क्या होने वाला है हमारे साथ, सब कुछ उस मेमोरी कार्ड में, उसका कंप्यूटर का कोडिंग में सब ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है सब कुछ। अगर हम इनकी बात सही मान के चले तो जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, हो सकता है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो हमारे इस कंप्यूटर साइमुलेशन वाले यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा हो। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं वीडियो के एंड में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, आपको सबसे फेवरेट थ्योरी कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो यही वाला लगा, इंडी मैट्रिक्स, कि हम एक कंप्यूटर गेम है, कुछ भी रियल नहीं है, सबसे फेवरेट।